हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब अतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और इसी का उल्टा यानी कि जिसका स्वाद कड़वा होता है और जिसको हम स्पर्श करने पर, टच करने पर हमें साबुन जैसा फील होगा तो उसे हम क्षार कहेंगे। लेकिन देखिए कि लेबोरेटरी में अम्ल और क्षार को सिर्फ चख कर स्वाद के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए कुछ सूचकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब ये सूचक क्या होते हैं? देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल लेंगे या फिर जिनकी गंध अम्ल और क्षार की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, उन्हें हम सूचक यानी कि इंडिकेटर कहते हैं। देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं यानी इंडिकेटर कहलाते हैं। रंगों में परिवर्तन द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। इन्हें अम्लीय या क्षारीय युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। ठीक है, यानी इंडिकेटर्स क्या हुए कि जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा हमें बता देंगे कि अम्ल है या क्षार है, यानी अम्ल और क्षार की उपस्थिति में इनका विशेष रंग होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो सूचक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल, उसके बाद है सिंथेटिक और ओलाफैक्टरी यानी कि प्राकृतिक, कृत्रिम और ओलाफैक्टरी यानी कि गंधीय सूचक। देखिए, प्राकृतिक जो सूचक हैं वो हमें बेसिकली प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें टर्मरिक है यानी हल्दी है और लिटमस है। इसके अलावा जो सिंथेटिक कृत्रिम सूचक है वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, और जो गंधीय सूचक है वो है प्याज, जो अनियन है वो। देखिए, तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक जो है ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनकी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ कुछ सूचकों का कलर और एसिड और बेस में उनका क्या कलर रहेगा वो एक टेबल दे रखा है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली कौन कौन से अम्ल के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ वो कैसे हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका। और फार्मिक अम्ल, चींटी के डंक से हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड है वो नींबू से, लैक्टिक अम्ल दही से, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस, टार्टरिक इमली अंगूर, कच्चे आम। इसी प्रकार कुछ क्षार हैं, कुछ बेस हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दूध या मैग्नीशिया, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, में पाया जाता है। इसी प्रकार ये भी एक टेबल दे रखी है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब देखिए, जैसे प्राकृतिक सूचक में एक लिटमस है। लिटमस विलयन जो है वो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, रंजक यानी कि डाई। इसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से, ये याद रखेंगे, लाइकेन पौधे से निष्कासित किया जाता है। अशुद्ध जल में इसका रंग नील सोन हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाने पर लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। यह विलयन और कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो लिटमस है यहाँ पर ये लाइकेन पौधा है, इस पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इसके अब लिटमस पेपर भी अवेलेबल हैं, जिसमें ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। इसमें हमें याद रखने के लिए ये रहेगा कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को
लाल कर देता है, यानी उसमें कलर चेंज हो जाता है। और जो बेस है वो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, यानी कि एसिड जो है वो क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा, और जो बेस है वो क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर ये लिख दिया है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब इसमें हम बच्चों देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एसिड हमें पता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। जब एसिड और बेस दोनों को हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा, यानी एक लवण बनेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा जो न्यूट्रल होगा, यानी कि ना वो एसिड होगा ना बेस होगा, और क्या बनेगा, वाटर, यानी कि जल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन दे रखी है, क्षार प्लस अम्ल, क्या बना, लवण और जल। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, बेस है, और HCl एक अम्ल है, और ये की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो कि एक साल्ट है, और H2 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती है कि वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निष्कर्षित होती है। ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब लवण का निर्माण होता है तो मैंने आपको बताया कि जो लवण की प्रकृति है वो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। यहाँ पे एक अम्ल और क्षार दे रखा है, लवण का निर्माण हुआ, जल हुआ। यहाँ पे एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। ये प्रबल अम्ल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे NaOH का निर्माण हुआ, H2, और ये ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट, अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अब ये हम कुछ रिएक्शंस हैं, यानी कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड और बेस की, यानी कि रासायनिक गुणधर्म देखेंगे अम्ल और क्षार का, कि ये अलग अलग धातुओं से या अधातुओं से अभिक्रिया करके किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। जैसे यहाँ में दे रखा है कि अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा, लेकिन अम्ल को या क्षार को, यानी एसिड को या बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सदैव हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे जिंक की रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रखी है, तो इसमें साल्ट यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक क्षार दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई है तो एक प्रोडक्ट बनता है Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये एक डायग्राम दे रखा है दोस्तों कि अम्ल और क्षार जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लिए हुए हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। जब ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर कुछ बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स इस टेस्ट ट्यूब के होते हुए पानी में से जब इसमें से गुजारते हैं और इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप पॉप की ध्वनि के साथ ये जलते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम
कार्बोनेट है और इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, प्रश्नली ए के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, जिससे साल्ट का, H2O का और CO2 का निर्माण हो रहा है, यानी कि गैस निकल रही है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी कंपाउंड के पीछे CO3 लगता है तो उसे हम कार्बोनेट कहते हैं, और जब HCO3 लगता है तो उससे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो CO2 गैस बनती है, इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसके लिए चूने का पानी हम यूज़ लेंगे, और चूने का पानी जो होता है वो रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है। तो जब CO2 गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, और काफ़ी देर तक जब प्रवाहित किया जाता है तो दूधियापन वापस गायब हो जाता है। ये किस कारण से होता है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको अभिक्रिया दे रखी है जिसमें चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब ये जब कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है तो ये जल में घुलनशील नहीं होता, यानी ये पानी में नहीं घुलता। लेकिन जब अधिक देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। इसी वजह से चूने का पानी का जो दूधियापन है वो गायब हो जाता है और चूने का पानी वापस रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ मिल सकता है, जैसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, मार्बल में। अब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया किस प्रकार होती है। अभी हमने देखा अम्ल या क्षार धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो देखिए, अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रिया देख करके आपको कुछ याद आया कि अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्षार। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, यानी कि धातु ऑक्साइड किस नेचर का हुआ, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉपर ऑक्साइड की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कॉपर 2 क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पे ये जो 2 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो मैं आपको किसी और चैप्टर में समझाऊंगा। अब यहाँ पर आप अभिक्रिया देख सकते हैं। अब इसी प्रकार क्षार जो होती है, जैसे अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, उसी प्रकार क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया किस प्रकार करते हैं, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जो है बेस की रिएक्शन किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। देखिए, अम्ल और क्षार में आप इस तरीके से अंतर पता कर सकते हैं कि अम्ल जो है वो H+ त्यागते हैं, यानी H+ रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशन में, और जो क्षार हैं वो विलयन में OH- का त्याग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। इसकी अभिक्रिया CO2 से, यानी CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, कराने पर अम्ल और क्षार के मध्य क्रिया के समान ही है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, CO2, यानी CO2 की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, क्योंकि क्षार की अम्ल के साथ क्रिया ही लवण और जल का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अब देखिए, कुछ यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, तो हम उसको एक विलयन में, एक बीकर में उसका विलयन लेकर के चेक करेंगे, एक एनोड और कैथोड लगाकर। एनोड और कैथोड आप जानते हो कि प्लस बैटरी से जोड़ने के बाद जो प्लस बनता है वो एनोड होता है, जो माइनस बनता है वो कैथोड होता है। तो अगर एनोड और कैथोड को हम एक ऐसे विलयन में डालें जो आयंस बनाए, तो जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, विद्युत का चालन होगा।
इसी प्रकार से अगर हम अम्ल या क्षार लेते हैं तो हम जानते हैं कि अम्ल जो है H+ आयन का त्याग करता है और क्षार जो है OH- आयन का त्याग करता है। जब आयन्स निकलेंगे तो इस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये अम्ल है और क्षार है, पता लग जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी यौगिकों में अगर हाइड्रोजन हो तो क्या वो अम्ल या क्षार होंगे। जैसे हम यही प्रयोग अगर एल्कोहल के साथ करें, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, यहाँ भी OH होता है, लेकिन ये प्रयोग दोहराने पर यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होता। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है? जैसे अम्ल होते हैं तो अम्ल आयनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे HCl है तो HCl में आयनिक होने के बाद ये हमें देता है H+ और Cl-, जो कि जल के अंदर घुलनशील होते हैं। तो ये H+ आयन जल के साथ अभिक्रिया करके H2O मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोनियम आयन का सूत्र देख सकते हैं। क्योंकि H+ जो है विलयन में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं H+ H2O के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, जिसका सूत्र है H3O+। ये H+ यहाँ से मुक्त होकर के H2O के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो जो क्षारक होते हैं वो जल में OH- आयन रिलीज़ करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि जल में घुलनशील क्षारकों को ही क्षार कहते हैं और सभी क्षारक जल में घुलनशील हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अतः हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षार OH- आयन मुक्त करते हैं। अतः उदासीन किरण अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अम्ल है जो H+ देगा, ये क्षार है जो OH- देगा, ये H+ और OH- आयन मिलकर H2O का निर्माण करेगा और लवण बनाएगा। यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्म। हम पढ़ बेसिकली अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल H+ आयन विलयन में मुक्त करते हैं और क्षार OH- आयन विलयन में मुक्त करते हैं। लेकिन अम्ल और क्षार कितने प्रबल हैं, या बेसिकली हम बात करें कि अम्ल कितने प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। अम्ल और क्षार की प्रबलता ज्ञात करने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स यानी सूचकों का मिश्रण होता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता को अलग अलग रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। अब ये pH स्केल क्या होता है देखते हैं। बस pH स्केल में P एक जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है जिसका अर्थ है शक्ति, और H यानी कि H+ आयन की सांद्रता, यानी कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है ये हम किससे देखेंगे, pH स्केल से। pH स्केल यहाँ से आप देख सकते हो 0 से लेकर के 14 तक नंबर तक होते हैं। 7 अगर किसी का pH है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा, 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। यानी किसी भी विलयन की pH जितनी कम होगी वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। यह आपको यहाँ पर चित्र से समझाया गया है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। यहाँ आपको दे रखे हैं 3 प्रकार के विलयन, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। उदासीन के लिए pH 7, अम्लीय विलयन के लिए 7 से कम pH होगी और क्षारीय विलयन के लिए 7 से अधिक pH होगी। अम्ल और क्षार की शक्ति विलयन जल में H+ और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कोई विलयन जितना अधिक H+ आयन रिलीज़ करेगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, pH की वैल्यू उसके लिए उतनी ही कम होगी। यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा दी गई है कि विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं और विलयन में कम संख्या में H+ आयन मुक्त करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा शरीर 7 से 8 पीएच पर कार्य करता है, ये याद रखने योग्य डाटा है। और अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। देखिए, वायु प्रदूषण में जब SO2 गैस, NO2 गैस ये जब वायुमंडल में जाती है तो वहाँ पर जलवाष्प H2O से मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है, जिससे वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। और ये जब वर्षा का जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इस प्रकार जो वर्षा होगी उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे, यानी एसिड रेन कहेंगे। नेक्स्ट, पौधों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी की एक विशिष्ट परास होती है। देखिए, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिना हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाए खाना पचाने में मदद करता है। कई बार अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण स्टमक में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड्स यानी प्रति अम्ल पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि हमारे स्टमक में अम्ल है तो उसे उदासीन करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ऐसे पदार्थ जो उस अम्लता को कम करें वे एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल कहलाएंगे। बेसिकली क्या यूज़ होता है, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया होते हैं वो जो दांतों में फंसा हुआ खाना होता है उसको खा करके अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। यदि यह अम्ल की मात्रा 5.5 से कम होती है तो वहाँ पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए क्षार या दंत मंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अम्ल के अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सके। इसी प्रकार मधुमक्खी का डंक अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल छोड़ता है, जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा यानी दुर्बल क्षार, जो कि एक दुर्बल क्षार है, लगाने से हमें आराम मिलता है। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, एक दूसरे के जो प्रकृति होती है उसको उदासीन कर देते हैं। अब देखिए, पहाड़ों में या जंगलों में एक नेटल पौधा पाया जाता है जो एक शाकीय पौधा है। इसके जो बाल होते हैं, जब ये हमारे शरीर को छू जाते हैं तो ये हमें डंक जैसा अनुभव कराते हैं, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ये मेथोनिक अम्ल का स्राव करते हैं, मेथोनिक एसिड रिलीज़ करते हैं। अब प्रकृति ने हमें इसका इलाज भी दिया है। इसके लिए उसी पौधे के पास में एक डोक नामक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को अगर उस पर रगड़ा जाए तो वह क्षारीय प्रकृति की होती हैं और ये हमें तुरंत रिलीफ देती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटल का पौधा दिखाई दे रहा है और ये डोक पौधे की पत्ती का चित्र है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, साधारण नमक हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है और इसका निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है और ये क्षार है की अभिक्रिया से होता है। ये कई पदार्थों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। बेसिकली सोडियम क्लोराइड NaCl का एक जलीय विलयन लेंगे, उसमें जब एनोड और कैथोड लगा करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि एनोड और कैथोड लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड प्लस होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस, जो NaCl की क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। क्लोरीन क्या होती है, माइनस होती है, तो ये किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी
और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन यानी क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है, NaCl H2O चेंज इनटू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है। यहाँ क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेसिकली ये कपड़ों के रंग उड़ाने में या उन दाग धब्बे होते हैं उनको छुड़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2 द्वारा दर्शाया जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने, जिसका सूत्र है C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर जो सोडियम क्लोराइड से जो क्लोरीन गैस बनी थी उसका क्रिया कराने पर CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है इसका? उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लीलन के विरंजन के लिए, विरंजन यानी रंग उड़ाना, डी कलरिंग, तो विरंजन के लिए कागज़ की फैक्ट्री में और लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के विरंजन में करने में किया जाता है। कई रसायन उद्योग में उपचायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बेकिंग सोडा देखेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे इसे, NaHCO3, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है और जल मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया आपको दे रखी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 का निर्माण होगा। सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे यानी H+ हमें मिलेगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि CO2 गैस का निर्माण होता है। ये CO2 गैस जब बेकिंग कोई आइटम हम बनाते हैं, जैसे केक हुआ या डबल रोटी हुआ या ब्रेड हुआ, तो उसमें ये CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो उसको फुलाने का काम करती है। ये एक एंटी एसिड है यानी प्रति अम्ल भी है, अतः क्षार्य होने के कारण ये पेट की अधिक अम्लता को दूर करने के भी काम आता है, जैसे इनो वगैरह में हम देखते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका उपयोग होता है। अब धोने का सोडा। धोने का सोडे का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ अभिक्रिया दी गई है आपको। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यह अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन हम करेंगे तो हमें धोने का सोडा यानी Na2CO3.10H2O, 10H2O यानी डेकाहाइड्रेटेड मिलेगा हमें। इसका उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता क्या होती है हम और किसी चैप्टर में समझेंगे इसे बाद में। अब देखिए, जैसे कुछ साल्ट हैं जैसे कॉपर सल्फेट। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में कि ये ब्लूइश कलर का साल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टलन का जल होता है। जैसे CuSO4.5H2O, ये .5H2 है, ये क्रिस्टलन का जल कहलाता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है ये। यानी कि एक होता है जब किसी साल्ट को हम पानी में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो वो आयनित हो जाता है। लेकिन जब साल्ट यानी लवण के क्रिस्टल के बीच में H2O मोलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं तो इसे क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, क्योंकि ये इसमें क्रिस्टलन का जल जुड़ा हुआ है इसलिए इसका कलर ब्लू है। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो ये क्रिस्टलन का जल वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद हो जाता है।
यहाँ पे सूत्र आपको दे रखा है CuSO4.5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4.5H2O होता है, यानी हेमी हाइड्रेटेड इसको बोलेंगे हम। हेमी का मतलब अर्ध हाइड्रेटेड। बेसिकली जिप्सम से इसका निर्माण किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4.2H2O। इसे हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पूरा जिप्सम जैसा कठोर बन जाता है। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरीक़े का वीडियो इसी क्लास का 10th क्लास का चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या आप 11th और 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप बता सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।